अब एक 3% का रेंज डिफाइन करेगा कि आने वाले समय में आपका और मेरा पोर्टफोलियो किस तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि पिछले लगातार 4 वीक से निफ्टी 50 तो भाई काफी चॉपी प्राइस एक्शन शो कर रहा है। Mark can be seen slowly and gradually despite all the choppiness. 4 हफ्ते पहले निफ्टी ने एक बड़ा सा 1.5% का गैप अप शो किया था, लेकिन उसके बाद कोई भी फॉलो थ्रू रैली हमें देखने नहीं मिली। इनफैक्ट कोई भी वीक में आपको क्लियर डायरेक्शन आई ही नहीं। मार्केट अपने इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल को तो बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारे बनाए हुए सपोर्ट पे ही सपोर्ट लेता है और फिर रेजिस्टेंस पे जाके रुक जा रहा है। लेकिन बिकॉज देयर इज नो क्लियर ट्रेंड इन द मार्केट, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो पे कुछ खास इंपैक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कैपिटल मार्केट सेगमेंट का भी एक इंडेक्स एनालिसिस दैट इज द सेक्टर एनालिसिस शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। इसके अलावा में हम देख लेंगे कि निफ्टी 50 के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट में फाइनली बाइंग रिज्यूम की है तो उसका भी एनालिसिस कर लेंगे। देख लेंगे कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या कहता है एंड फाइनली देखेंगे कि बाकी सेक्टर्स मार्केट पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, मैं स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। सो स्क्रीन पे निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट अभी आप देख रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे पिछले लगातार 4 वीक से मार्केट की जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, इसमें शैडोज बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। शैडोज का मतलब ये विक होता है, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े विक्स है। ये हमें दर्शाता है कि मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आई है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये कैंडल को देखेंगे जो कुछ इनफैक्ट 2-3 महीने पहले बनी थी अप्रैल महीने में, तो ये क्लियर माराबूजो कैंडल है। ये हमें बताती है कि मार्केट में क्लियर बुलिश नेचर है, क्लियरली बाइंग आ रही है। ये भी एक बाइंग कैंडल है और एक सेलिंग कैंडल है। बेसिकली इन कैंडल्स का एक कंक्लूजन होता है, ये कुछ ना कुछ आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन देती है। और ऐसी जो कैंडलस्टिक्स होती है, ये 1 2 3 4 जिनमें बॉडी से बड़ी है विक्स, तो ये विक्स आपको बताती है कि प्राइस जाता तो है वहां पे पर सस्टेन नहीं कर पाता है, रिजेक्शन शो करती है विक्स। तो विक्स जब आप देखते हो और इस लेवल पे आपको विक दिखती है, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं आई है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत बनी हुई है। अब अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ी और सैनिटी देखने मिलेगी, थोड़ी और क्लैरिटी देखने मिलेगी। अब देखिए पिछले वीक में मैं फिर से एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। पिछले वीक हमने इससे प्रीवियस वीक का हाई एक बार मार्क किया था कि भाई अगर ये ब्रेक होगा तो बुलिश सेंटीमेंट आएगा। तो इसके ऊपर प्राइस गया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, मतलब ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो अब ये लेवल हमारे काम का नहीं रहा। ये लेवल को टेस्ट कर लिया, ब्रेक कर लिया और वापस से नीचे आ गया, तो अब ये लेवल का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। सिमिलरली हम लोग ने एक उससे पहले के वीक के भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट किए थे, उन्हें हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। अब लो तो अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो लो को मैं रखूंगा अभी भी 23,700 23,800 का लो जो है वो भी मेरे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है। अब चलिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो देखिए कुछ दिन पहले लाइक जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि भाई वो सीज फायर वगैरह खत्म हो चुका है तो वॉर वापस रिज्यूम करेंगे, तो मार्केट गिरा। एक ही दिन में अगर आप देखोगे 30% 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल में आधे घंटे में मार्केट 1.27% क्रैश कर गया, तो काफी एग्रेसिव सेलिंग थी। लेकिन इस सेलिंग का कंक्लूजन क्या था कि भाई मार्केट प्रॉपर अपने सपोर्ट पाया। पिछले वीक की वीडियो पे आपने देखा भी होगा कि मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, मैंने आपको बोला था। मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया और ब्यूटीफुली फिर अपने रेजिस्टेंस पे जाके बैठ गया। सो पिछले वीक मार्केट ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच किया, सपोर्ट को टच किया और फिर से एक नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस को टच किया। प्राइस एक्शन की पावर आई होप आप समझ रहे हैं। मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, तो कम से कम चार्ट एनालिसिस हम देख के एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर पाएंगे। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, चार्ट में कोई न्यूज नहीं दिखती, चार्ट हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुक जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू डू टेक्निकल एनालिसिस, और कोई भी आ रहे अपने एनालिसिस में टेक्निकल्स को हमेशा हैवी वेट देता है। अब ना मैं अपने जोन में थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ। एज यू कैन सी कि मैंने प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, मार्केट वहां टच नहीं किया लेकिन नीचे आ गया। अब जोन की एक थ्योरी होती है प्राइस एक्शन में, मैंने आपको बताया भी है। तो ये थ्योरी के हिसाब से आपको जोन को वाइडन करना पड़ता है अगर समय बढ़ जाता है तो अगर एक जोन था बेसिकली, अगर ये आप देखेंगे मैंने निफ्टी 50 पे एक रेजिस्टेंस बैंड बनाया था कुछ समय पहले, जहां पे मार्केट आया भी था। आप देखेंगे अप्रैल महीने में मार्केट वहां से रिजेक्शन लिया था, पर इस 0.17% का बैंड है। तो अब मैं इस बैंड को इंक्रीज कर रहा हूं टू मैच दिस जोन, क्योंकि अगली बार जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो भी मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम ही करेगा। तो इस जोन की थिकनेस को मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया। परमिसेबल लिमिट 0.3% होती है एज पर प्राइस एक्शन। सो अब ये जोन, अब देखो इसका ये मतलब नहीं कि अब यहाँ पे आता स्टॉक तो मैं आप निफ्टी आता तो मैं शॉर्ट कर पाता था, अब नहीं, पिछली बार नहीं कर पाता था, अगली बार आएगा तब मैं इस पे डिसीजन ले पाऊंगा। सो ऐसे जोन मॉडिफिकेशन भी होता है, थोड़ा प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, एक रेंज होती है 0.3% की 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके हिसाब से मैंने एक एडजस्टमेंट करके दिखाया। इसके बारे में हम प्राइस एक्शन कोर्स में समझते भी है। अब अगर हम अगले वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो भाई देखो सपोर्ट के तौर पे तो अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही रहेगा। अब देखो ये प्रीवियस वीक का स्विंग हाई था, इसके ऊपर में गैप अप हुआ था। एज यू ऑल नो, नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गैप्स, क्योंकि गैप इज वायलेशन ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बोलता है कि हर एक प्राइस के ऊपर में एक रीटेस्ट होना चाहिए। गैप का मतलब होता है कि वो एक प्राइस है जहां पे रीटेस्ट तो छोड़ो, ट्रेडिंग ही नहीं हुई।
सो अगेन क्योंकि अब हम इक्विटीज मार्केट में ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने मिलती है, क्योंकि एक तो मार्केट बंद भी होता है और इसमें फंडामेंटल्स वगैरह भी फैक्टर इन करते हैं, डिविडेंड्स भी आते हैं। एक आइडियल सिनेरियो में सिर्फ ट्रेडिंग होती रहेगी, प्राइस ऊपर नीचे जाता रहेगा, ऐसे डिविडेंड्स फैक्टर इन नहीं होते हैं, मार्केट बंद होता है ऐसा फैक्टर इन नहीं होता, तो ये आइडियल प्राइस एक्शन होता है। आइडियल ऑफकोर्स दुनिया आइडियल नहीं है, इसलिए हमें इसलिए मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। नाउ यू कैन सी हम ऑलरेडी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पे है, निफ्टी 50 फ्राइडे के दिन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस पे था, वहीं पे सस्टेन किया, कोई डायरेक्शन नहीं दे पाया। अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो अगेन सेम 23,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे हमने प्रीवियस वीक का लो भी मार्क किया हुआ है और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन भी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे गैप आपको दिख रही होगी, ये गैप है और ये भी गैप है, तो 23,200 का लेवल मेरे ख्याल से एक लास्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे मार्केट गिर के आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेसिकली। और अगर बुलिश सिनेरियो की बात करें तो देखिए अभी 23,500 के ऊपर ही कोई भी तरीके का बुलिश सिनेरियो आएगा। राइट नाउ वी आर इन अ चॉपी मार्केट फेज, मतलब साइडवेज मार्केट में आप देख सकते हो कितने कितने दिन से, 15 तारीख से लेके अभी तक का आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे, ये देखो 12-15 जून है ये, और वहां से लेके अभी का प्राइस एक्शन देखोगे तो ये साइडवेज रहा है, एक चॉपी एक रेंज में रहा है। तो याद रखिए जब भी मार्केट एक रेंज में होता है आपको कोई बड़े डिसीजंस लेने नहीं होते, ना मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डालना है ना मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा निकालना है, ये वेट एंड वॉच का पीरियड होता है। आई अगेन रिपीट, अगर बुलिश सिनेरियो के लिए वी नीड टू हैव अ स्ट्रांग क्लोजिंग अबव 24,500 व्हिच इज आल्सो अ रेजिस्टेंस। तो अगर निफ्टी थोड़ा बुलिश होता है तो अगले वीक का रेजिस्टेंस 24,500 रहेगा। 24,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 24,800 से लेकर 25,000 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है। अगले वीक की एक्सपायरी का अगर हम डेटा देखें तो ये आपको ओपन इंटरेस्ट में आपको थोड़ा बेटर देखने मिलेगा। तो अभी भी आप देख सकते हो कि कॉल साइड का ओआई ज्यादा है। ओवरऑल देखो ये जो मोटे बार्स है ना, ये कॉल राइटर्स या फिर कॉल सेलर्स की ओपन पोजीशन है। ओपन पोजीशन मतलब ये इन्होंने ऑप्शन सेल किया, कॉल ऑप्शन सेल किया और अभी भी ये होल्ड करके बैठे अपनी पोजीशन को, क्लोज नहीं किया इन्होंने, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है इसे। तो कॉल साइड पे आप मोटे बार्स देखोगे तो ज्यादा ऊंचे दिख रहे हैं, मतलब कॉल ओआई ज्यादा है। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो ये पुट ओआई है, पुट ओआई के बार्स थोड़े कम है हाइट में और वॉल्यूम में भी कम है, मतलब ऑफ कोर्स यही वॉल्यूम होती है, तो इसका मतलब है कि पुट साइड पे पुट्स राइटर्स कम है, मतलब बेयर्स की ग्रिप मार्केट पे थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। देखा जाए तो अच्छा खासा फाइट चल रहा है उन दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा क्लियर डिफरेंस नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वन साइड कॉल्स सेलिंग ज्यादा हुई है, कॉल और पुट दोनों इक्वली सेल किए गए। इनफैक्ट अगर आप एट द मनी देखोगे 24,200 का कॉल और पुट वो सबसे ज्यादा ओआई लेके बैठा हुआ है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल वाली पोजीशन ज्यादा डली हुई है, मतलब बड़े प्लेयर्स आर नॉट अज्यूमिंग अ वेरी बिग डायरेक्शन येट। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 24,500 पे सबसे ज्यादा कॉल हुआ है, ये सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। प्राइस एक्शन भी यही बोल रहा है, ओआई भी यही बोल रहा है, तो एक बहुत ही पावरफुल डेटा बन के आता है हमारे लिए। सपोर्ट की बात करेंगे तो अभी अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 24,000 के लेवल पे आपको दिख रहा है, फॉलोड बाय सबसे बड़ा कॉल ओआई जो है, पुट ओआई जो है वो 23,000 के लेवल पे। अब ऑब्वियसली 23,000 का ओआई जो है वो एक प्रीमियम डीके के लिए एक इनकम सोर्स है इनके लिए, ये कोई प्राइस एक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है। बेसिकली ये जो फार आउट ऑफ द मनी के सेलर्स है ना, ये थीटा डीके कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो छोटा छोटा पैसा कमाने के लिए आते हैं ये लोग। इन लोग को बहुत ज्यादा ग्रीड भी नहीं है और ये लोग बहुत ज्यादा मार्केट पे डिपेंडेंट भी नहीं रहते, बहुत दूर के ऑप्शन सेल करते हैं। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट, जैसे कि इस बंदे के लिए देखो 25,500 का इसने कॉल सेल करके रखा है, अगर मार्केट 25,400 पे भी क्लोज होता है जो कि बिल्कुल विपरीत रहेगा इसके पोजीशन के लिए, तो भी इसका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग की ब्यूटी ही ये है। मैंने संडे को वैसे तो जब आप ये वीडियो देख रहे रहेंगे मोस्टली मैं मेरा वेबिनार चल रहा होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या साइकोलॉजी रखनी होती है, ये मैं इस संडे बताने वाला हूँ। तो चलिए ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस तो हमें यही बताता है कि भाई बुल्स और बेयर्स में अभी भी फाइट है। प्राइस एक्शन भी हमें यही बता रहा था जिसमें आपने वो विक्स देखी थी कि कितनी ज्यादा लंबी लंबी थी। तो अब चलिए देख लेते हैं कि एफआईआईस की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन फ्यूचर इंडेक्स पे कैसी है। ये डेटा भी बड़ा कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप इंडेक्स पे देखोगे तो उनकी लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 10-11% है, विच इज वेरी लेस। 89% 90% शॉर्ट होना इंडेक्स पे क्लियरली आपको बताता है कि एफआईआई इज स्टिल नॉट बुलिश ऑन इंडियन मार्केट एट इंडेक्स लेवल। निफ्टी के लेवल पे बात करोगे, पिछले वीक मैंने बोला था कि ओआई डेवलप नहीं हुआ है, ओआई कम हुआ था, तो 10% पे था, 10% लॉन्ग पोजीशन थी। अब तो ये ओआई पूरी तरह से डेवलप हो गया है। अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की ओवरऑल पोजीशन 3,23,000 पे पहुंच गई है। मतलब 3,23,000 ऑर्डर्स इनके ओपन है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ओपन पोजीशंस। फ्यूचर की ओपन पोजीशंस को फ्यूचर ओआई दिखाता है, ऑप्शंस की ओपन पोजीशन को ऑप्शंस ओआई दिखाता है। सो अगेन बट अगेन दे के डेटा तो हमें ये बताता है कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट अभी भी नहीं है। ये नंबर जब 30 से ऊपर जाएगा, आपने मुझे 70 बार बोलते सुन लिया होगा, दिस इज द 70th वीकली एनालिसिस वीडियो, तो 70 बार मुझे आपने बोलते सुना होगा, ये नंबर अगर 30 से ऊपर जाता है
तो हम कहते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आया है, और अगर 50 से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि मार्केट में बुलिश नेचर आया है। पिछले 2 साल से ये नंबर कभी भी 50 के ऊपर नहीं गया है, 30s को भी एक ही बार टच किया है। दैट इज़ व्हाई यू आर सीइंग सच काइंड ऑफ ट्रेंड इन आवर मार्केट। इसलिए ये पेशेंस का समय है, ये कोई बुलिश या फिर बेरिश मार्केट नहीं है, ये एक चॉपी मार्केट सिनेरियो चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। याद रखो, मार्केट में एक बुल रन आता है, फिर 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन पीरियड आता है। 2024 सितंबर में एक बुल रन एंड हुआ था, 2026-27 में, अभी हम जब 2026 में अब लगभग उसको 2 साल होते आ गए हैं, 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, फिर एक ब्रेकआउट आता है। अब ये बुल रन आएगा क्या, उसको अभी से नहीं कह सकते। ब्रेकआउट आके अगर मार्केट 30,000 पे भी जाता है ना, तो ये बुल रन नहीं कहा जाएगा, ये एक ब्रेकआउट कहा जाएगा सिर्फ। बुल रन तब कहा जाएगा जब एक्चुअली आपको मार्केट 50,000, निफ्टी 50,000 जब जाते हुए दिखेगा ना, तब आप बोलेंगे कि हाँ भई, अब हम बुल रन में हैं। खैर, लेट्स नॉट पेंट अ वेरी रोज़ी पिक्चर, और अब देख लेते हैं कि कैश मार्केट में एफआईज़ ने कितनी बाइंग और सेलिंग की है। सो चलिए, कुछ तो पॉजिटिव साइड पे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, लाइक कुछ तो पॉजिटिव डेटा है। अगर आप एफआईआईज़ का पिछले वीक का परफॉर्मेंस देखोगे तो भाई उन्होंने बाइंग करी है। सिर्फ एक दिन सेलिंग करी थी, विच इज़ वेरी रेयर। हमेशा यूजुअली वो एक आध दिन बाइंग कर रहे थे, फिर मोस्टली सेलिंग कर रहे थे। बट अब अगर आप मेरे स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हो ना, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने मिलेगी। पहले क्या हो रहा था, लाइक कुछ महीनों पहले अगर आप वीकली एनालिसिस देखोगे ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई मार्च अप्रैल महीने का, मार्च अप्रैल मई जून पूरे महीनों का अगर आप वीकली एनालिसिस देखोगे ना, तो ये पूरा रेड साइड पे रहता था। एफआईआईज़ वर ओनली सेलिंग, दे वर नॉट इवन बाइंग फॉर अ सिंगल डे। लगातार 20, 25, 30 दिन की उनकी सेलिंग हो रही थी। अब कुछ तो पैटर्न में चेंज आपको देखने मिलेगा। एज़ यू कैन सी, पिछले वीक में उन्होंने लगभग, मतलब पिछले कुछ दिनों में उन्होंने लगातार 5 दिन की बाइंग करी है। एक दिन नेट सेलर्स थे, वो भी बहुत कम अमाउंट से थे, 500 करोड़ के थे। तो मैंने आपको बोला भी था कि भाई अगर 1000-2000 करोड़ की लगातार बाइंग आती है, तो इसे हम अच्छा मानेंगे। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने मिल रहा है। सो कहीं न कहीं मार्केट के वैल्यूएशन सर्टेन हो चुके हैं। कहीं न कहीं मार्केट्स में आप बोलोगे कि भाई वॉर फैक्टर इन हो चुका है। इनफैक्ट वॉर पे मैं कमेंट्री आपको दे देता हूँ। एक बार वॉर की न्यूज़ आई, मार्केट ने एकदम बेयरिश सिनेरियो दिखा दिया, पर मार्केट सेम न्यूज़ को 2 बार उतने ही तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं हमारी पॉलिसी शेप ले चुकी है, हमारे ट्रेड्स, हमको गैस कहाँ से लेनी है, हमको तेल कहाँ से लेना है, ये सब फैक्टर आउट हो चुका है। ऑलरेडी आपके एलपीजी वगैरह के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, तो अगर अगली बार भी कोई बोलता है कि भाई फिर से हम लोग वॉर कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से और दाम नहीं बढ़ेंगे। इनफैक्ट क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ा था, उतना वापस नहीं बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है, महँगाई मतलब बेसिकली बढ़ चुकी है, दाम बढ़ चुके हैं आपके फ्यूल कमोडिटीज़ के, मार्केट में सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी है। तो अगली बार अगर अब वॉर वॉर की और सिनेरियो आती भी है ना, लाइक न्यूज़ अगर आती भी है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई मार्केट वही सेम 22,000 के लेवल तक गिर जाएगा। तो एफआईआईज़ की ऐसी बाइंग रिज़्यूम होना मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है। चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी में मैं आपके साथ में कैपिटल मार्केट का स्पेशल एनालिसिस भी शेयर करूँगा। दैट इज़ कैपिटल मार्केट सेक्टर। पिछले वीक का टॉप परफॉर्मर था निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी उससे पहले वाले वीक का भी टॉप परफॉर्मर था, मतलब इस सेक्टर में क्लियर रिवर्सल देखने मिला है। आज इसके चार्ट को भी एक बार हम एनालिसिस कर लेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको अच्छी रिकवरी देखने मिली। आईटी सेक्टर तो खैर मोस्टली तो पिटाई ही एक्सपीरियंस कर रहा है। वो अभी इतना नीचे के लेवल पे है कि भाई अपने सपोर्ट जोन पे वो थोड़ी थोड़ी बाइंग एक्सपीरियंस कर रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आईटी सेक्टर अभी भी एकदम ईजी नहीं कहेंगे, हाँ, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये तो वैल्यू बाइंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडियन आईटी सेक्टर में आपको लगता है कि भाई टीसीएस, इन्फोसिस सब फ्लॉप हो जाएंगे, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग का एडवांटेज क्या होता है कि मान लो टीसीएस, इन्फोसिस अगर फ्लॉप हो भी गए, तो कुछ दिन में इनको इंडेक्स से निकाल के इनकी जगह नए स्टॉक्स को ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा हो तो नहीं सकता है, क्योंकि दीज आर वेरी बिग कंपनीज, इनके पास इतना पैसा है। लिटरली टीसीएस का आरओसी में देख रहा था 62% का है। दैट्स ग्रेट, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। दे कैन एनीवेज अडेप्ट टू एआई, और वो कर भी रहे हैं। मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाए भी हैं। बट एनीवेज, अगर आप ओवरऑल सेक्टर्स की बात करोगे तो रियलिटी सेक्टर एक हमें हाईलाइट में रखना पड़ेगा। मेटल्स लुक्स ओके, स्मॉल कैप लुक्स ओके, बेसिकली इनमें कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिला। दे आउट परफॉर्म निफ्टी, दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप ऑन बैक ऑफ योर माइंड। पिछले हफ्ते की पिटाई अगर देखें तो गोल्ड की पिटाई हुई है, ये आपको गोल्ड का प्राइस बताता है डॉलर टर्म में। एफएमसीजी इंडेक्स में पिटाई थोड़ी सी देखने मिली हमें। पीएससी सरकारी सेक्टर में, इंडियन डिफेंस सेक्टर में भी आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला। ये कोई हैवी करेक्शन नहीं है, 1% इज ओके। जब मार्केट में ऐसी वॉलिटिलिटी आई थी, वॉर का सिनेरियो आया था, तो इट इज ओके। मार्केट में पिछली वीक में जेन्युइनली कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने नहीं मिला हमें। चलिए सबसे पहले अब निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे ले आता हूं। इस सेक्टर में एक बुलिश ट्रेंड आया था। एक टारगेट आपने अगर मुझे देखा है डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेजर करते हुए, तो ये एक मैंने डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन का टारगेट प्लॉट किया था। वो टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड आया, और अब एक क्लियर रिवर्सल हमें देखने मिला है। क्लियर रिवर्सल कैसे कहा जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने मिलेगा। इसे मैं प्लॉट कर लेता हूँ। देखिए ये लेफ्ट शोल्डर रहा आपका, ये हेड रहा, और ये रहा आपका राइट शोल्डर, और देखिए इस शोल्डर के ऊपर में क्लोजिंग आ गई। बेसिकली इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर में जब क्लोजिंग आ जाती है, तब आप बोलते हो कि भाई एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। एक अच्छा रिवर्सल का साइन यहाँ पे इस सेक्टर ने दिखाया है। अगर इसका टारगेट मेजर करने की बात करें, मतलब इस रिवर्सल का टारगेट आप मेजर करते हो, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन लगाइए इस जोन में। 1:2, 1:1 भी ऐसा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, बट ओवरऑल इस इंडेक्स पे इतना रिटर्न पोटेंशियल है।
तो रियलिटी इंडेक्स में अगर कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है तो आपके रडार पे जरूर होने चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो रियलिटी सेक्टर इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का तो अच्छा पार्ट ही है, बट क्योंकि ये एक हाई बीटा सेक्टर है, मतलब इसमें होता क्या है कि ये अगर गिरता है तो मार्केट से बहुत ज्यादा गिरता है, और बढ़ता है तो भी मार्केट से बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इस सेक्टर में रिवर्सल तो देखने मिल रहा है। इस सेक्टर के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट रियलिटी करना। अभी तक मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर नहीं किया है, मैंने इनफैक्ट ये डेटा अभी लाइव आपके सामने देखा तो मुझे लगा कि इस पे एनालिसिस करना तो चाहिए। सो लेट मी नो अगर आपको रियलिटी इंडेक्स और उसके कुछ टॉप स्टॉक्स के एनालिसिस चाहिए, तो आई विल बी हैप्पी टू मेक इट इन द नेक्स्ट वीक। तो चलिए फाइनली हाईलाइट ऑफ दिस वीकली एनालिसिस हम एक बार देख लेते हैं, दैट इज निफ्टी कैपिटल मार्केट सेगमेंट। कैपिटल मार्केट मतलब वो स्टॉक्स होते हैं जैसे बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, एनएसडीएल। ये वो कंपनीज होती है जो इंडिया के कैपिटल मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट को जो है ना, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसमें प्ले करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट या फिर इंडिया का इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है ना, वो भी एक्सपांड होने वाला है। अभी भी इंडिया में बहुत लोग एसआईपी नहीं करते, इक्विटीज को एक्सपोजर अभी भी बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को अभी भी जुआ ही लगता है स्टॉक मार्केट। सो जैसे जैसे इसकी क्लैरिटी बढ़ती है ना, तो इस सेक्टर का ही एक्सपांशन का स्कोप बढ़ा है, राइट। मतलब इंडियन मार्केट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो सवाल नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का काउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये सवाल है। एंड ऑब्वियसली द आंसर इज यस, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल गो अप। सो कैपिटल मार्केट सेगमेंट की अगर आप बात करेंगे तो देखिए इस सेगमेंट ने एक 2025 से लेके एक अच्छा सेम कंसोलिडेशन दिखाया था, फिर एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिखाया, एक रीटेस्ट भी आया था, एंड देन अभी वो एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो अगर हम इसका सबसे पहले तो रेजिस्टेंस मार्क करें तो देखो इस जोन का यहाँ पे ना, इस इंडेक्स का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस सेक्टर का कहीं ना कहीं आप वो कह सकते हो कि टारगेट शॉर्ट टर्म में आ चुका है। अब इस सेक्टर में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, एनएसई का आईपीओ, जो कि 30,000 करोड़ का आईपीओ, और प्लस इट विल बी लिस्टिंग एज अ लार्ज कैप कंपनी, राइट। बहुत बड़ा मार्केट कैप है एनएसई का। तो इस सेक्टर के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको ऐसे मार्क करके रखने पड़ेंगे। सो अभी देखो चैलेंज क्या है इस सेक्टर में, कि इसने एक हाई बनाया, एक शार्प करेक्शन आई, और अभी इसी रेजिस्टेंस जोन से ना ये सेक्टर करेक्शन ले रहा है। तो जब तक के कैपिटल मार्केट का सेगमेंट 56, मतलब कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है वो 5,700, इनफैक्ट आप बोलिए 5,700 के ऊपर में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता ना, तब तक आप बुलिश व्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आया है आपको। इनफैक्ट अभी तो ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए क्या आता है, इसको आपको मार्क भी कर लेना चाहिए। अगर ये इंडेक्स 5300 के नीचे अगर फिर से चले जाता है तो एक लोअर लो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाएगा, एंड इवेंचुअली देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बिट मोर करेक्शन इन दिस सेगमेंट। मतलब अगर आप अपनी करंट प्राइस से देखो तो इस सेगमेंट में 10-12% के करेक्शन का स्कोप है। याद रखो, कोई भी इंडेक्स 10-12% अगर करेक्ट होता है तो ये कोई कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। इनफैक्ट ये हेल्दी करेक्शन होता है। इससे क्या होगा, अगर कैपिटल मार्केट इंडेक्स 10-15% अगर गिर जाता है ना किसी भी कारणवश, मान लो वो बीएससी के स्टॉक से हो जाए, सीडीएसएल, या फिर सारे मिलके ही 10-5-6% करेक्ट हो जाए, अगर ये इंडेक्स में ओवरऑल करेक्शन आपको देखने मिलेगा ना, तो ये क्रेजी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए। क्योंकि एक तो इस सेगमेंट की ग्रोथ कहीं ना कहीं अश्योर्ड ही है, पूरी सरकार का, सारे इन्फ्लुएंसर्स का, सबका ही, इनफैक्ट सारे इन्वेस्टर्स का ही ग्रोथ इस पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट का काउंट बढ़े। तो एंड उसकी चीज़ को सरकार भी प्रमोट ही करती है। प्लस इसमें क्या हो जाता है, टेक्निकली एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होता है रीटेस्ट का। हुआ क्या होगा देखो, जैसे ये सेगमेंट ने ब्रेकआउट दिया ना, तो हर किसी को बाय करने का मौका नहीं मिला, हर किसी को अपनी पोजीशन डालने का मौका नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी बड़ी गैप्स है। गैप्स का मतलब ये होता है कि प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हुई यहाँ पे। तो कुछ तो ऐसे बायर्स होंगे जो बोल रहे थे कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट पे हम बाय करेंगे, उनको सीधा इस लेवल पे बाय करने का मौका मिला। तो दे वुड हैव नॉट इनकरेज दैट, क्योंकि भाई देखो, अगर आप बोलते हो कि भाई टोटल 15% के गेन्स है सॉरी, और 15 में से 6% अगर गैप अप हो जाए, या 6% के रिटर्न में आप इन्वेस्ट ही ना कर पाओ, तो ये आपके लिए वो प्रीमियम चले जाता है। अब आप 9% के रिटर्न के लिए इतना रिस्क लोगे नहीं, तो आप छोड़ देते हो, आप इन्वेस्ट ही नहीं करते हो। एंड देन जब वो नीचे आता है, तब आपके लिए क्या होता है, एक एस्टैब्लिश लेवल बन जाता है। इससे पहले जब ये सेक्टर ऊपर गया था, तब कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अब एक क्लियर रेजिस्टेंस भी रहेगा और एक रीटेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल का रीटेस्ट बहुत क्लियरली नहीं हुआ था। तो जस्ट इन केस अगर ये इंडेक्स में करेक्शन आपको देखने मिलता है, क्रेजी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये तो मैं क्लियरली आपको बता सकता हूँ इंडेक्स लेवल पे। तो ये एक चीज है। इसके इसी के रिगार्डिंग ना पिछले वीक मैंने बीएसई का स्टॉक एनालिसिस वीडियो शेयर किया था, आप उसको भी जरूर देख लेना। सो आई रिपीट, सेक्टर में तो अभी ट्रेंड खत्म हो चुका है, लाइक एक ट्रेंड आया था, ट्रेंड के बाद में एक रिवर्सल फॉर्मेशन आपको देखने मिल गया। अगर ये लेवल टूट जाता है 5700 का लेवल, तो आप बोलोगे फिर से थोड़ा सा ट्रेंड चले गया, थोड़ा सा और कैपिटल मार्केट सेगमेंट ऊपर जा सकता है, पर फिर वो ओवर वैल्यूड भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 10-15% की करेक्शन आ जाती है, 10-12% की करेक्शन आ जाती है, दैट इज एन आइडियल सिनेरियो। तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में अगर थोड़ा कंसोलिडेशन आ जाए, थोड़ा करेक्शन आ जाए, तो इट विल बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद से वी विल बी ऑल सेट फॉर अनदर बुल रन। तो चलिए, आपने अभी एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि कैसे कोई सेक्टर अगर गिरता है तो मैं उसको पॉजिटिवली बोल रहा हूं। याद रखो, एज एन इन्वेस्टर आपका काम है कोई भी चीज को सस्ते में खरीद के बैठे रहना। मार्केट ऊपर कब जाएगा ये आपको नहीं पता, पर जाएगा या नहीं जाएगा ये आपको पता है, ऑफ कोर्स जाएगा, राइट। सो आप चाहोगे कि बहुत अच्छे एसेट्स, ब्यूटीफुल स्टॉक्स लाइक एसबीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, ऐसी ढेर सारी कंपनीज है जिनका बिजनेस बहुत ही रोबस्ट है, लाखों लोगों को नौकरी दे के रखे हुए हैं, खुद 20-30% के मार्जिन कमा रहे हैं टैक्स देने के बाद में भी।
ऐसे क्वालिटी बिजनेसेस अगर आपको सस्ते में मिल जाए ना, तो खरीदने से डरना नहीं होता है। तो यही है, जब चॉपी मार्केट होता है, जब बुल रन एंड होता है ना, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई हमने बहुत पैसा बना लिया। रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है बुल रन में हर कोई पैसा बना लेता है। तो बुल रन जब एंड होता है, तो उसके बाद में जब आपको इन्वेस्टिंग करनी होती है ना, ये अगले बुल रन की पोजीशन साइज़ बिल्डिंग होती है। तो अगर अगले बुल रन में, जो कि आप मानिए कि 2027-28 में अगर आपको अच्छे से देखने मिले, तो इस बुल रन से पहले आपको अपनी बड़ी पोजीशन बनाना चाहिए। अभी बड़ी पोजीशन बनाने के लिए आप ऊपर तो खरीदना नहीं चाहोगे, यू वुड ऑलवेज वांट टू बाय एट डिस्काउंटेड लेवल। इसलिए याद रखो, वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा जीतती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप कंपनी एक सस्टेनेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी है। चलिए उसके बारे में फिर कभी हम आगे डिस्कस करेंगे। टू समराइज दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, लगातार 4 वीक से कंसोलिडेशन चल रहा है। मार्केट में एक टाइट रेंज बनी हुई है। अगर ये रेंज अपसाइड पे ब्रेक होती भी है, तो नीचे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट ठीक है, मार्केट ने काफी दिन से कंसोलिडेट कर दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा बेरिश व्यू शेयर नहीं करूंगा। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से निफ्टी बहुत अच्छा है, इन्वेस्टेबल बिल्कुल है, एसआईपी आप कर सकते हो, स्टेप अप भी कर सकते हो अपने एसआईपीस को। और अभी अर्निंग सीजन चल रहा है, तो मैं जब भी कोई स्टॉक की अर्निंग आती है, अर्निंग एनालिसिस में अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। एंड अगेन, अगर आप रियलिटी इंडेक्स का एनालिसिस चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो रियलिटी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।